अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। आज आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का एक बड़ी स्टोरी से, क्योंकि पाकिस्तान की एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक ऐसा नेटवर्क एक्सपोज किया है जिसमें मुबैना तौर पर कस्टम के ऑफिशल्स और स्मगलर्स मिलकर पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं उसमें ड्यूटी, नॉन ड्यूटी या बगैर ड्यूटी पे किए हुए जो अशिया हैं और इसके अलावा जो स्मगलिंग गुड्स हैं उसकी भरमार किए हुए हैं। और उसका हम आगे चल के आपको बताएंगे भी कि जब ये स्मगल्ड गुड्स किसी भी मार्केट में आती हैं तो वो मईशत को किस तरीके से तबाह करती हैं। अब इसमें जो आइडेंटिफाई किया गया है, शहबाज तफसीलात भी बताएंगे, 70 लोगों को, जिसमें कस्टम के ऑफिशल्स भी शामिल हैं और इसमें स्मगलर्स भी शामिल हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये बात तो हम जानते हैं कि जब इस तरह का कोई गैर कानूनी काम होता है, स्मगलिंग होती है, तो ये मुमकिन नहीं है कि बगैर जो इदारे या लोगों के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो सके। खबर सिर्फ ये है कि इसके अंदर सरप्राइज अब ये चीज़ सामने आई है कि कम से कम इसके बारे में आपको कोशिश की जा रही है। तो डू यू थिंक दिस इज सरप्राइजिंग? इतने ज्यादा लोग जो सामने आए हैं, इतना सिंपल नहीं है, इसे बहुत बड़ा ये इशू है। देखिए, स्मगलिंग पाकिस्तान का एक दरीना मसला रहा है और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ईरान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो उस तरीके से मैनेजेबल नहीं है। माजी में इसके ऊपर आपको पता है कि खारदर बाढ़ लगा के भी इसको जो फ्लो है ट्रैफिक का भी, लोगों का आना जाना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हो सके। इतना बड़ा बॉर्डर, इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। तो एक स्मगल गुड्स आती रही। दूसरा इसका एक सोशल एस्पेक्ट है। सोशल एस्पेक्ट ये है कि बलूचिस्तान उस तरीके से तरक्की याफ्ता इलाका नहीं है, वहाँ पे सनतें नहीं है, ज़राअत उस तरीके से नहीं है, पहाड़ी इलाका है, बंजर इलाका है ज़्यादातर। तो वहाँ पे एक जो स्मगलिंग को उस तरीके से एक गैर कानूनी जो एक्टिविटी नहीं समझा जाता, बल्कि वहाँ पे परमिट इशू किए जाते हैं कि आप ईरान से अगर तेल मंगवाते हैं तो उसकी वहाँ से आप मंगवा सकते हैं, जिसको स्मगलिंग कहा जाता है, वहाँ पे उसको कारोबार समझते हैं। फिर एक स्टेज पे ये फैसला हुआ कि चूंकि बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आ रहा था, तो बिल्कुल हर तरह की जो एक्टिविटी थी उसको स्क्वीज कर दी गई। इवेंचुअली इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया कि एटलीस्ट जो एक कंट्रोल्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो बलूचिस्तान की हद तक हो सके। और फिर जो स्मगल गुड्स आती थी इसके अलावा भी, वो नॉर्मली होता है कि स्पीड मनी दे दी, जो अशिया पाकिस्तान स्मगल होती हैं बाहर से, उसके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस पे नहीं होते। जो इंपोर्टर है, जो बेसिकली स्मगलर है यहाँ पे इस केस में, वो जो कस्टम्स के लोग होंगे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग होंगे कुछ जगहों पे, तो उनको ब्राइब करके अपना वो नेटवर्क चलाते थे। ये काफ़ी तशवीशनाक वाली जो सूरत हाल जो अब इमर्ज हो रही है, इसके ऊपर अगर हम नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक नेटवर्क पकड़ा है स्मगलर्स का। 78 अफराद का ये नेटवर्क था, जिसमें 37 जो अफराद है वो कस्टम्स के हैं, हुकूमत पाकिस्तान के वो मुलाजमीन है, जिसमें ग्रेड 20 के भी ऑफिसर शामिल है और 41 जो है वो स्मगलर्स हैं, जिसमें एक जर्नलिस्ट भी हैं जो इस नेटवर्क का हिस्सा थे। काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। इसमें हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि अभी तक उन्होंने 2 गिरफ्तारियां की हैं, कम से कम जो अभी तक हमारे नॉलेज में है, जिनके नाम भी सामने आए हैं। 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया और ये दोनों जो है FBI के मुलाजमीन हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट अगर कोई इसमें अरेस्ट हुई है उसका हम नहीं बात कर रहे। उसके हवाले से इन 2 सरकारी मुलाजमीन ने काफ़ी बड़े इंकशाफात किए हैं और जिसमें उन्होंने नाम लिए कि ये जो नेटवर्क था इसको कौन चला रहा था और इसके बेनिफिशियरी कौन थे। उसकी बेस के ऊपर ये जो 2 गिरफ्तारियां हैं बेसिकली मुल्तान और सरगोदा के इलाके से हुई हैं और जो 37 अफराद है ये, और इसके हवाले से अब हुकूमत पाकिस्तान ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है, जिसकी डेडलाइन है 28 फरवरी कि तब तक अपनी तहकीकात ये जो है ये मुकम्मल करेगी। ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इस हवाले से जो डेवलपमेंट है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग इसमें शामिल हैं। इसमें कुछ ऐसे अफराद के नाम भी आए हैं जो इस वक्त पाक सेक्रेटेरिएट में इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं। ऑल्दो वो इनोसेंस अपनी क्लेम कर रहे हैं कि उनके से कोई ताल्लुक नहीं, उनको फंसाया जा रहा है। अब ये चीज़ तो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी में सामने आएगी कि किस हद तक उनको फंसाया जा रहा है, ये वाकई वो इसमें मुलव्वस है। लेकिन एक नेटवर्क 78 अफराद का, जिसमें 37 अफराद कामरान हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिमीन है, ये कुछ स्पीड मनी ब्राइब वाला चक्कर नहीं, ये तो एक प्रॉपर एक नेटवर्क चलाया जा रहा था। अब इसमें जो सबसे आम सवाल है कि ये अभी जो चेयरमैन FBI है उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी ऑर्डर की है और उसको वो हेड करेंगे जो मेंबर कस्टम है।
अब जो मेरा सवाल है, मेंबर कस्टम इसको हेड नहीं करेंगे। अच्छा, वो हेड नहीं करेंगे, उनसे भी नीचे एक ऑफिसर है। मैं यही सवाल कर रहा हूं कि जिस इदारे के अपने ही लोग जिन पर इल्जाम है, क्योंकि अभी तो हम ये कह रहे हैं कि इल्जाम है बेस्ड ऑन जो 2 लोग पकड़े हैं, उन्होंने जो भी कन्फेशन किया है, तो क्या हम एक फेयर इंक्वायरी की तवक्को कर सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर आपको पता है कि जब ये इतना बड़ा नेटवर्क है और आप खुद कह रहे हैं कि इसमें मुबैना तौर पर कुछ ऐसे लोग मुलव्विस हैं जो बड़े या उनके नाम सामने आए, ये की पोजीशंस में वो बैठे हुए हैं, तो डू यू थिंक दैट इट इज वाइज ऑन पार्ट ऑफ चेयरमैन एफबीआर के आप अपने ही इदारे से कहें कि वो इसकी पहले इंक्वायरी करें? देखिए, ये सवाल मैंने एफबीआर से पूछा था। मैंने बहुत सारे सवाल भेजे थे वजारत खजाना को भी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी। दोनों इदारों ने मुझे ऑफिशियली तो जवाब नहीं दिया, लेकिन विदाउट कोटिंग द, मतलब उनके जो नाम साइट के बिना उनके हम बात कर सकते हैं। उन्होंने जो स्टोरी के अंदर उनको मैंने कोट भी किया, नाम उसमें किसी बंदे के नहीं है और उसमें कोई ओहदा हमने मेंशन नहीं किया। मैंने ये सवाल पूछा था कि जी ये जो अक्यूज पर्सनस हैं उसमें जो सीनियर लोग हैं उसमें ग्रेड 20 के भी हैं चंद या 1-2, तो वो कैसे, जिसको इंक्वायरी हेड लगाया गया है वो बासिद मकसूद अब्बासी साहब हैं, चीफ कलेक्टर कस्टम्स हैं इन्फोर्समेंट के इस्लामाबाद में, ये भी ग्रेड 20 के है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप एक कैसे ग्रेड 20 का जो ऑफिसर है कैसे दूसरे जो ग्रेड 20 या उस बाकी जो है उनकी वो इन्वेस्टिगेशन फेयर कर सकता है, और खास तौर पर जब इदारे के अपने ही 37 लोग उसमें मुलव्वस हों। तो जो मुझे एफबीआर की तरफ से जवाब ये दिया गया कि बासिद अब्बासी साहब की जो रेपुटेशन है बहुत अच्छी है, वो फेयरली डील कर सकते हैं और वो प्रेशर भी सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन कहना एक बात है और जो इसका एक्चुअली होना दूसरी बात है। ऑन द फेस ऑफ इट एक चीज मैं काम में बड़ी वाजे कर दूं यहाँ पे, मैंने खबर के अंदर जो नाम नहीं डाले उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अभी जो है ना, आई वुड ट्रीट देम एज इनोसेंट, एवरी वन ऑफ देम। ऑल दो कुछ चीज़ें मैंने खुद भी देखी हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं, बट जब तक कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती तो उनका नाम लेना, उनके डेजिग्नेशन के ऊपर बात करना मुनासिब नहीं है। और हमें ये भी हो सकता है कि समटाइम्स गलत नाम भी लिए जाते हैं इंक्वायरी के दौरान, तो ये फैक्ट फाइंडिंग जब सामने आ जाएगी तो पता चलेगा। बट यहाँ पे जो यहाँ पे जो आपका बुनियादी बात है ना कि क्या ग्रेड 20 का एक ऑफिसर जो है वो अपने ही जो है साथियों के खिलाफ फेयर इंक्वायरी कर सकता है, और जब मामला इतना संजीदा हो। दो बातें हैं इसके अंदर। पहली बात यह है कि चूंकि एक इसके अंदर जो रिपोर्ट है वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी की है, और जो मेरी इतला ये काफ़ी हायर लेवल पे ये चीज़ नॉलेज में है, तो ऐसी सूरत हाल में जो है इतना शायद आसान ना हो चीज़ों को मैनेज करना, ऑल दो इसकी कोशिश हो। दूसरी इसकी ऑप्शन ये हो सकती है कि ठीक है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट आ गई है तो एक थर्ड इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी इसकी फर्दर इंक्वायरी करवाई जा सकती है। उसकी एक वजह यह है और कि क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीजें इसमें सामने आ रही है कि शायद जो क्राइम की एलिजेड क्राइम की जो प्रोसीड्स हैं वो हो सकता है पाकिस्तान से बाहर चली गई हो, मनी लॉन्ड्रिंग इसके अंदर का भी एक एलिमेंट शामिल हो। तो एक ग्रेड 20 के ऑफिसर के साथ जिसको एक और ऑफिसर एफबीआर के असिस्ट करेंगे कलेक्टर, उनके ये फैक्ट फाइंडिंग किस हद तक वो इफेक्टिव हो सकती है नहीं, तो ये एक जेन्युइन सवाल है जो रेज मैंने खबर में भी किया और आप भी ठीक बात कर रहे हैं। बट आई विल वेट जब तक ये फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या इन्होंने और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि आई थिंक हाईएस्ट लेवल पे गवर्नमेंट की तमाम जो भी रेलेवेंट इदारे हैं उनको इसलिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको पता है कि जो स्मगलिंग का नेटवर्क है ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं, क्योंकि अरबों का जब इनका कारोबार चल रहा है, अगर आप उनको हर्ट करेंगे तो वो आराम से तो नहीं बैठते। और इसमें फिर इस बात का भी खदशा है कि जब ये तो मेरे ख्याल में मे बी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अगर इंक्वायरी फर्दर होगी, अगर फर्दर इसमें चीज़ें मटेरियलाइज होती हैं तो मे बी और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात इसके उसमें आ जाएं। और ओवरऑल आई थिंक जो परसेप्शंस देखें, आपको भी पता है जहाँ जहाँ जो हम चलें कस्टम ऑफिशियल्स की बात करें, एयरपोर्ट हो या जहाँ जहाँ हमारी पोर्ट ऑफ एंट्री है, एक आम तासुर तो यही है ना कि हर इदारे में और ख़ास करके कस्टम इदारे में ऐसे अफराद आपको मिलेंगे कि अगर आपने कोई इस तरीके का काम करवाना है आप पैसे दे के इस तरह के काम करवा सकते हैं। जो मैं आगाज़ में भी आपसे ये कह रहा था कि फ़र्क अब ये है कि सबको पता तो है कि ये इस तरह के जो इदारे होते हैं यहाँ पे आप 2 नंबर तरीके से अपने काम करवा सकते हैं, स्मगलर्स को भी पता होता है, सारों को पता होता है। फ़र्क ये है कि ये चेंज क्या आया है, क्या वाकई अब जो इदारे हैं वो सीरियस हैं कि इसको इस मसले को हल करना है, क्योंकि ये आपकी खबर में जो इंडिपेंडेंट स्टडीज़ भी हैं, मसलन इसमें जो चीज़ें स्मगल हो रही हैं, एक सिगरेट्स हैं, बहुत बड़ी उसकी तादाद है, और इस चक्कर में जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है वो कोई 250 अरब रुपए है, बहुत बड़ा। ये सिर्फ एक सिगरेट की वजह से 250 अरब रुपए
फर्ज करेंगे अगर इसको सिर्फ रोक तो शायद उससे आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे कि मे बी गवर्नमेंट इस पोजीशन में आ जाए कि जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर बोझ डालती है उधर से ही रिलीफ मिल जाए। अगर इस वाले सिर्फ सिगरेट्स के जो स्मगलिंग का इशू है ना, इसको एड्रेस कर लें तो तनख्वाहदार तबके से आपको इजाफी टैक्स लेने की जरूरत नहीं, आप उनको वैसे ही माफ कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक पॉलिटिकल विल आपको नजर आ रही है कि अगर वाकई इंक्वायरी होती है और कल आज सिर्फ एफबीआर के लोग मुबैना तौर पर कस्टम के लोग सामने आए हैं, किसी और इदारे के अगर लोग उसमें पकड़े जाते हैं तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? हमारे ये भी होता है ना कि जब फिर बात कहीं और चली जाए तो यूजली ये काफी ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। कुछ लोगों के लिए स्मगलिंग जो है वो गैर कानूनी और कुछ लोगों के लिए जायज है। ये एक हमारे मुआशरे का एक अलमिया है। लोग जैसे आप अगर बायर हैं या कोई भी बायर है वो ये नहीं देखेगा कि चीज स्मगल्ड है या नहीं है, वो देखे सस्ती मिल रही है, ऑथेंटिक है, जनरल प्रोडक्ट है और सस्ती है तो वो ले लेगा। तो इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, लेकिन हुकूमत के अपने लोगों का इसमें शामिल होना ये एक बहुत स्पीड मनी में ब्राइब में तो ये लोग होते हैं। नेटवर्क चलाना इज अ क्वाइट बिग थिंग, ये मुझे लगा। लेकिन जहां तक आपने कमिटमेंट की बात की है, जेन्युइनली मुझे लगता है कि कमिटमेंट है हुकूमत की भी और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी कि किसी तरीके से स्मगलिंग के ये जो नेटवर्क है इनको तोड़ा जाए, मुल्क के अंदर जो स्मगलिंग की वजह से नुकसान हो रहा है उसको रोका जाए। ये वजह कि हमने अपने प्रोग्राम में भी बहुत एक डिटेल में डिस्कस किया था कि दरिया सिंध के ऊपर तकरीबन 2 दर्जन के करीब नई एंटी स्मगलिंग चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं और उसमें जो लोग भी रखे जा रहे हैं वो कस्टम्स के नहीं होंगे, वो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स होंगे, उनके जो जवान होंगे वो होंगे। इस किस्म की हुकूमत कर रही है। मेरे ईसीसी ने 2 हफ्ते पहले शायद को 3 अरब रुपया एक इजाफी भी मंजूर किया है इन चेक पोस्टों के ऊपर असला और दीगर आलात की खरीदारी के लिए। तो कमिटमेंट है और यही कमिटमेंट ही है कि ये एक रिपोर्ट सामने आई है। अब जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो इसके साथ कैसे ट्रीट करती है, दैट हैज टू बी सीन। बहुत बड़ा ये मसला है। मुझे फ्रैंकली मेरे लिए काफ़ी जो इसमें 1-2 चीज़ें मेरे लिए भी शॉकिंग थी, बहुत सारे लोगों को शायद इसमें चंद एक लोग उसमें हम भी उनको जानते हों। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अभी मैं अपना इस पर बिल्कुल फाइनल माइंड ही फ्रेम कर रहा है कि वाकई ये जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं वो सही है या नहीं। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने ये नाम लिए हैं और इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा इसको वजन देने की शायद रियलिटी है कि आज भी बावजूद इसके कि जो भी इकदाम गवर्नमेंट ने किए हों, सिगरेट्स के हवाले से चलें एक बात कर लेते हैं, आज भी आपको पाकिस्तान के हर हिस्से से स्मगल्ड जो सिगरेट्स हैं वो मिल जाएंगे। उसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मेरे अपने एक जानने वाले हैं तो उनकी कोई इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, सिगरेट वो पीते हैं। तो मैंने कहा जी आप कैसे गुजारा करते हो? उन्होंने कहा जी अभी भी मिलते हैं, मतलब वो ख़ास जगह से मिल जाते हैं जो स्मगल्ड सिगरेट्स हैं। तो एक आम आदमी जिसको आज भी पता है कि कहाँ से आपको बगैर जो उसके स्मगल्ड सिगरेट्स मिल सकते हैं, तो जो हमारे इदारे हैं जिनका काम ही इसकी जांच पड़ताल करना है, देखना है कौन कौन सी मार्केट है जहाँ पे स्मगल्ड गुड्स मिल रही हैं, तो वाइल इन्वेस्टिगेशन भी वहाँ पर जारी रहे, बॉर्डर्स के ऊपर अपनी आप सिक्योरिटी सेट करें, बट जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे मार्केट्स हैं जहाँ पे स्मगल्ड गुड्स आती हैं वहाँ पर भी तो ये काम है ना, एफबीआर का ही काम है ना इसको। आप नाम ले, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं। चंद माह पहले मैं एफबीआर के एक ऑफिसर के साथ एक मेंबर के पास बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे बात करा था कि जो इस्लामाबाद में ब्लू एरिया है वहाँ पे जो टायर शॉप्स हैं तो वहाँ पे एक सस्पिशन है कि वहाँ पे स्मगल टायर्स जो हैं वो बिकते हैं। तो मैंने उनसे कहा आप इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? उसने कहा राना साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आप स्मगल टायर्स की बात करें ब्लू एरिया में जो यहाँ से ½ किलोमीटर अवे है। उन्होंने कहा हमारी, ये मैं अब ऑफिसर की बात कर रहा हूँ ग्रेड 21 के, उन्होंने कहा हमारी जो कैंटीन है एफबीआर की वहाँ पे स्मगल सिगरेट्स बिकते हैं। एफबीआर के ये मतलब मैं सिर्फ मैं और वो ऑफिसर ही थे, उसमें 2-3 और लोग भी थे। पर नाज़रीन अभी तक हम इस नेटवर्क को मुबैना ही कहेंगे जब तक फर्दर हुकूमत इसके ऊपर खुद डिक्लेयर नहीं करती इन चीज़ों के ऊपर के ये जो 78 अफराद इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं जिसमें 37 जो है गवर्नमेंट के मुलाजमीन है, या तो उसमें इनोसेंट कितने हैं, किसके ऊपर सही इल्ज़ाम लगा, किसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा। वी विल एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट फेयर इंक्वायरी करेगी, ये नहीं देखेगी इसमें कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग है या नहीं है, क्योंकि ये जो कमिटमेंट है ना इस दफ़ा स्मगलिंग को ख़त्म करने की, जैसे भी कामरान भी बात कर रहे थे, वो हाईएस्ट लेवल से आ रही है। तो अगर हाईएस्ट लेवल से कमिटमेंट है तो आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट कि जो नीचे लोग हैं वो अपने ताल्लुकात को नहीं देखेंगे, वो किसी का चेहरा नहीं देखेंगे और ईमानदारी से इसको किसी पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। जब मैंने एफबीआर से कुछ सवाल भेजे तो उन्होंने मुझे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जो बैकग्राउंड में उनकी तरफ से हमें कहा गया वो हम बता देते हैं, क्योंकि ये ऐसा इशू जिसके ऊपर हुकूमत का एक मौक़िफ़ आना जरूरी था। कोशिश हमने की, हुकूमत खुद ऑन द रिकॉर्ड नहीं आई, ना वजारत खजाना ना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेकिन जो मैंने जब उनसे कुछ सवाल पूछे तो मुझे जो आगे से एक स्टेटमेंट दी गई वो ये थी कि द चेयरमैन ऑफ एफबीआई राशिद अंग्रियाल हैज ऑर्डर्ड द member custom to launch a fact-finding inquiry into the affairs of various officers and officials of Pakistan Customs as well as certain private individuals of the smuggling network based on a source report received in his office.
वन, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो सोर्स रिपोर्ट है किस चीज के ऊपर बेस करती है। मजीद जो हम एफबीआर की तरफ से बैकग्राउंड में कहा गया, द सोर्स रिपोर्ट इज रिपोर्टेडली बेस्ड ऑन कन्फेशंस मेड बाय सर्टेन ऑफिशियल्स एंड स्मगलर्स हु हैड प्रीवियसली बीन एप्रीहेंडेड एंड इन्वेस्टिगेटेड बाय द एजेंसी। कमिटमेंट है और इसकी एक वाजे मतलब पहला रिपोर्ट का आना और फिर चेयरमैन एफबीआर का इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना देना। होपफुली जब चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर तो ये रिपोर्ट गलत है तो वो भी चीज वाजे आनी चाहिए, अगर रिपोर्ट सही है तो जो एक्शन लिया गया वो भी सामने आना चाहिए। क्योंकि IMF की भी डिमांड है कि जो ऑफिसर्स हैं उनके असासे क्या है और उनकी आमदन क्या है, उसमें मिसमैच इतना ज्यादा क्यों है। तो पाकिस्तान के ऊपर एक इंटरनेशनल दबाव भी है इस हवाले से। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की और सैलरीड क्लास की, कौन वजीर आजम साहब के दिल के ज्यादा करीब है, इस पे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान में जो रियल स्टेट का शोबा है गुज़श्ता कई सालों से आप कह सकते हैं कि वो जमूद का शिकार है और उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 2-3 सालों में अगर आप देखें, एक जो मुआशी सूरत हाल हमारी रही, हम दिवालिया होने से बचे बहुत करीब होके, और उसके अलावा फिर जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से भी इसके अंदर आपको एक स्लम्प नज़र आया। एंड देन ऑल्सो जो हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इकदाम किए गए, IMF की तरफ से जो दबाव था कि जो हम टैक्सों के हवाले से जो भी निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए, तो उसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट ने इकदाम किए तो ये मुश्किल हो गया ख़ास करके उन लोगों के लिए कि जो अपना पैसा जो है वो पार्क कर देते थे रियल स्टेट के शोबे में। लेकिन शहबाज एक दफ़ा फिर ज़ाहिर है कि एज़ यूजुअल, क्योंकि हमारा एक ऑब्वियसली शोबा है, हर तरफ आपको देखें, इस्लामाबाद की एग्जांपल ले लें, हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार आपको नज़र आती है। हालांकि दुनिया में लोग हाई राइज की तरफ जा रहे हैं, हम इसको उस तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं। तो क्या एक दफ़ा फिर ये बाज़गश्त हो रही है, सुना है कि नई तजावीज़ डिस्कस हो रही हैं कि रियल स्टेट के शोबे को कोई नया पैकेज दिया जाए, मोर और लेस कोई नया एमनेस्टी की बात हो रही है, क्या इसके पीछे वजह है? कामरान, ये जो IMF का $7 अरब का प्रोग्राम है, इसके 3 अहदाफ थे टैक्सेशन वाली साइड के ऊपर। नंबर 1, रियल एस्टेट सेक्टर में जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं उसको डिस्करेज करना थ्रू टैक्सेशन पॉलिसीज। नंबर 2, एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगाना, जो कि लॉज पास हो चुके हैं, उसका अमल दरामद उसके ऊपर होपफुली जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा था ट्रेडर्स, ताजरों को उनके इर्द गिर्द जो टैक्स का जो नेटवर्क है उसको टाइट करना। इसमें एक हदफ के तो हुकूमत करीब करीब पहुंची है, वो ज़राअत का शोबा है, लेकिन रियल एस्टेट और ट्रेडर्स, इसके ऊपर अभी तक हुकूमत को काबू पाने में काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने एक हाउसिंग सेक्टर की टास्क फोर्स बनाई कि किस तरीके से हाउसिंग सेक्टर को और पर्टिकुलरली जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसकी एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए। इस टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट थी उसकी फाइंडिंग्स रिकमेंडेशन सामने आई हैं, जिसमें 3-4 उन्होंने बुनियादी बातें की। नंबर 1 कि जो विदहोल्डिंग टैक्सेस लिए जाते हैं घर या प्लॉट की खास तौर पर खरीद और फरोख्त के ऊपर, उसको कम कर दिया जाए। नंबर 2, इसके ऊपर एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जो कि हम भी मानते हैं एक नाजायज़ ड्यूटी लगाई हुई है, घरों के ऊपर इस तरीके से FED नहीं लगती। नंबर 3, उसके अंदर ये था कि 1 करोड़ रुपए की जो खरीदारी होगी उसको एग्जाम्प्ट किया जाए अपफ्रंट डिस्क्लोजर ऑफ द सोर्स, जो जिसका ताल्लुक एक कानून के अंदर तरमीम से भी था। और अगली चीज़ ये थी कि इसके अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि उसको कैसे बूस्ट दिया जाए। तो इस टास्क फोर्स की जो सिफारिशात थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ शेयर हुई हैं जुमे वाले दिन कल, उस पर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। प्राइम मिनिस्टर के सामने तजावीज़ रखी गई, तो ओवरऑल जो मुझे ज़राए बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ये ख्याल है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको किसी तरीके से जो है वो बूस्ट दिया जाए। इसमें ख़ास तौर पर जो हाउसिंग सेक्टर के अंदर अगर किसी ने घर खरीदना है तो उसको कैसे उसका जो उसके ऊपर जो अगर वो कर्ज लेता है बैंक से, जो सूद है उसको कैसे कम किया जाए। आपको याद होगा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इसी तरह का एक उन्होंने स्कीम दी थी। वो उस मेगा स्केल के ऊपर तो उसको 50 लाख घरानों तक तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, लेकिन चंद हज़ार उसमें घर बने थे और जो इंटरेस्ट रेट था उसको सब्सिडाइज कर दिया गया था। जो बायर था, जो जिसने कर्ज लिया, उसको 5 से 7% इंटरेस्ट देना है, बाकी जो वो गवर्नमेंट पे करती थी। वो स्कीम फिर बाद में डिसकंटिन्यू होगी। तो उस मीटिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक दफ़ा फिर आरिफ हबीब साहब जो पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी वहाँ पे कि
जो रियल एस्टेट सेक्टर है, खासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो पहली दफा कोई घर खरीदेगा तो उसके लिए 5 करोड़ रुपए तक की एक काइंड ऑफ एमनेस्टी दी जाए कि जब वो अपना कोई असासा खरीद लेता है, घर खरीद लेता है, तो वो 5 करोड़ रुपए तक अगर वो घर है तो कहाँ से वो 5 करोड़ रुपए आया वो वन टाइम उससे ना पूछा जाए। तो इसके ऊपर जो चेयरमैन एफबीआर थे जराए बता रहे हैं कि उन्होंने मीटिंग में इस चीज को अपोज किया है, हतमी फैसला नहीं हो सका। मामला जो है उसके ऊपर एक हफ्ते के लिए भी सिर्फ मौखिर हुआ है और वजीर आज़म ने उनके जो ट्रस्टवर्दी मिनिस्टर हैं अहद खान चीमा साहब, उनके जिम्मे ये काम लगाया है कि वो एक हफ्ते के अंदर अपनी सिफारिशात बनाए जिसमें किस तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बूस्ट देना और खास तौर पर IMF के साथ कैसे और क्या बात की जाए, ये 2 इशूज की आपने बात की। तो हालांकि आई थिंक जो मेरिट के ऊपर वो तो इसहाक डार का बनता है, क्योंकि जब भी इस तरह के मसाइल होते हैं तो सबसे पहले कुरान के नाम निकलता है, तो शायद वो ज़्यादा मसरूफ होंगे, उन्होंने नहीं किया। खैर, दूसरी जो बात है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि IMF की शराइत को पूरा करने के लिए जो भी लूप होल्स हैं उनको टाइट करना चाहती है। और एक और जो तरमीम के ऊपर जिसमें बात हो रही है, नया कानून लाने की बात हो रही है कि जिसमें आपको अगर आपकी एक आमदन कोई चीज़ आपने खरीदनी है, प्रॉपर्टी, गाड़ी, कुछ भी, तो आपको अप फ्रंट डिस्क्लोजर करना होगा कि जी आपके पास ये जो पैसा है वो कहाँ से आया है, और फिर आपकी आमदन के एक ख़ास परसेंटेज के मुताबिक वो होनी चाहिए। बट सुना है कि ये मामला भी अब कहीं खटाई में पड़ गया। तो क्या जो लॉबीज़ हैं इस तरह के कानून को रोकने के लिए वो काम कर गई हैं या कोई और टेक्निकल रीजन? देखिए, इसके ऊपर 2 किस्म के कंसर्न्स आ रहे थे। एक तो जेन्युइन कंसर्न ये था कि अभी आप और मैं अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं प्रॉपर्टी की, तो जब हम साल के बाद अपना गोशवारा जमा करवाते हैं तो उसमें हम बताएंगे कि इस साल हमारी ये आमदन थी, ये खर्चा था, ये हमने एक बड़ा असासा खरीदा और उसके ये वसाइल थे। ये तो अभी एग्जिस्टिंग लॉ है। तो इसके ऊपर FBR का ये मौक़िफ़ है कि बहुत सारी जगहों पर हम नहीं पूछ पाते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है उनके जी पोस्ट ट्रांजैक्शन। हमारा जो सक्सेस रेट है जब हम कोई चीज़ हाईलाइट करते हैं वो सिर्फ 3% है। तो इन्होंने लॉ के अंदर ये प्रपोजल दिया जिसके ऊपर हमने बड़े डिटेल प्रोग्राम्स भी किए हैं कि जब घर खरीदा जाएगा तो अगर उस घर की या प्लॉट की जो वैल्यू है, आपने जो असासे डिक्लेयर किए हुए हैं उसकी वैल्यू के 130% तक है, मतलब अगर आपने 100 रुपया डिक्लेयर किया है तो आप 130 रुपए तक का घर खरीद सकते हैं, तो फिर तो ठीक है। तो अगर 130 रुपए से ज्यादा वैल्यू है तो फिर आपको पहले एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि आपका ये जो इजाफी पैसा है, फॉर एग्जांपल वो 200 रुपए का घर और 100 रुपए वैल्यू है, तो ऊपर वाले 70 रुपए वो किधर से आए। तो एक स्टेटमेंट जमा करवाएंगे तो वो घर आपके नाम ट्रांसफर होगा। तो ये इसके ऊपर जेन्युइन कंसर्न ये था कि अगर FBR की कैपेसिटी की इशू है तो लोगों को तो इस पर तंग ना करे। दूसरा जो था वो जो लॉबी वाली आपने बात की, फिर जो रियल एस्टेट सेक्टर था जिसमें कंस्ट्रक्शन के लोग भी थे, उनका भी ये मौक़िफ़ था जिसमें जिसको आरिफ हबीब साहब भी रिप्रेजेंट करते हैं कि आप जब इस तरह की एक्टिविटी करेंगे ना तो ये बिल्कुल सेक्टर बैठ जाएगा जो पहले ही बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो चुका है। उनका ये ख्याल था कि फिर आपने ये काम करना है तो फिर उसको एक सर्टेन लिमिट तक आपको एग्जाम्पशन देनी पड़ेगी उसकी डिस्क्लोजर की। तो अब वो मामला जब नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में गया तो उन्होंने नाज़रीन इसको डेफर कर दिया है। उन्होंने कहा जी अभी हम इस वाली जो शिक है जिसमें आपको पहले बताना पड़ेगा रिया क्या है पैसे का जिससे आप घर खरीद रहे हैं, उनका अभी हम इसकी मंजूरी नहीं दे रहे, बजट तक इसको हम मौखर कर रहे हैं और उस वक्त भी FBR हमें आके बताएगा कि वो जो स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी इजाफी सोर्स की उसका तरीकेकार क्या होगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली FBR ने कानून में तरमीम तो प्रपोज कर दी लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर था वो डिजिटल सोल्यूशन था जहां पे जाके ये स्टेटमेंट देने को बनाना भूल गया, जो हमेशा एक FBR की रवायत भी रही है। तो दोनों तरफ से बात चल रही है। अभी तक तो लग ही रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर हावी हो रहा है, शायद कुछ रिलीफ ले जाए, लेकिन चूंकि वो रियल एस्टेट सेक्टर है, पावरफुल लोग हैं, लॉबीज हैं, वो सैलरीड क्लास नहीं है। सैलरीड क्लास के साथ क्या हो रहा है इस पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ जो रियल स्टेट का शोबा है उनको एमनेस्टी देने की मोरलेस बात हो रही है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका है उससे जो हुकूमत है वो खूब आप कह सकते हैं कि टैक्स की मद में उनको सही निचोड़ रही है। और पहले 7 माह का जो नंबर है उसमें जो सैलरीड क्लास ने सिर्फ कौमी ख़जाने में टैक्स जमा कराया है वो 285 अरब रुपए है, और शहबाज ये पिछले साल के मुकाबले में इसी जो 7 माह में 100 अरब रुपए ज़्यादा है। एंड इवन जो FBR की अपनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी 25 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। FBR की एक्सपेक्टेशन पूरे साल के लिए 12 महीनों के लिए
अच्छा, ठीक है। ये 75 अरब, मतलब वो उसकी डिटेल आपको पता ही है। जब ये बजट आया तो तनख्वाहदार तबके के ऊपर 2 तरह के जुल्म किए गए। मैं तो उसको जुल्म कहूँगा, हुकूमत इसको कहेगी टैक्सेशन में, क्योंकि पार्लियामेंट ने पास किया तो हुकूमत के पास कानूनी जवाज़ है हमारे ऊपर टैक्स लगाने का। एक तो ये कि टैक्स रेट्स में रद्दोबदल किया गया, और दूसरा जो स्लैब्स थी मुख्तलिफ इनकम लेवल्स के ऊपर, उनको कम कर दिया गया। तो इफेक्टिवली जो अब सैलरीड क्लास का जो मैक्सिमम इनकम टैक्स का रेट है वो 38.5% या 39% है, और ये ग्रॉस वैल्यू के ऊपर सैलरी क्लास पे करती है। उसके बदले में इसको कोई सर्विसेज नहीं है। बच्चों की अच्छी तालीम चाहिए तो आपको प्राइवेट स्कूल्स में जाना पड़ेगा, अच्छी आपको हेल्थ की फैसिलिटी चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, मोटरवे पे जाएंगे तो आपके जो टैक्सेस हैं, टोल है, वो आपको पे करना पड़ेगा, कोई और चीज़ खरीदेंगे तो GST देना पड़ेगा। तो ये इसके अलावा है। तो इसलिए मैंने वो ट्वीट किया था ना बजट के बाद कि इस बजट के बाद पाकिस्तान की सैलरी के पास कोई चॉइस नहीं है पाकिस्तान में रहने की। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ था, हमारी मजबूरी है, IMF के प्रोग्राम में चॉइस कोई नहीं है, आपके ऊपर बोझ डाल दी। हम अब रियल एस्टेट के जो शोबा और ताजरों का जो लोग हैं, ताजर बरादरी है, उसके पीछे जाएंगे। उसकी हालत क्या है वो हमने आपको बता दी है। उस वक्त जो FBR के एस्टिमेट थे, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये जो टैक्सेस के रद्दोबदल की गई थी सैलरीड क्लास के लिए, उसमें उनका ये ख्याल था कि पूरे साल में 75 अरब रुपया इजाफी वसूल होगा। 368 अरब रुपया सैलरी क्लास ने टैक्सेस में पिछले साल दिया था, 75 अरब और ऐड कर कुछ 443 अरब रुपया इजाफी हुकूमत का ख्याल है कि इस साल आएगा। लेकिन जो पहले 7 माह के नताइज आए हैं हुकूमत के लिए तो बहुत अच्छे हैं, और एक हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक बात है कि पहले 7 माह में ही सैलरीड क्लास ने 285 अरब रुपया दे दिया है। 100 अरब रुपया ज्यादा है पिछले साल से। हुकूमत का 12 महीने का जो हदफ था इजाफी लेने का वो 75 अरब था, हमारी जेब से 25 अरब ऑलरेडी निकल चुका है, 5 माह बाकी हैं। ये बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। कामरान, अगर इसकी आप ब्रेकअप देख लें, जो इसमें जो नॉन कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं हमारे, उनके अंडर सेक्शन 149 जैसे हम लोग जिसमें फॉल भी करते हैं, उन्होंने 122 अरब रुपया पे किया है सिर्फ 7 माह में। पिछले साल के मुकाबले में 36 अरब या 41% ज्यादा है। फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने 86 अरब रुपया दिया है, और ये भी पिछले साल के मुकाबले में 28.5 अरब या 50% ज्यादा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर भी बहुत ज्यादा है। इस दफा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने 48 अरब रुपया दिया है, पिछले साल के मुकाबले में 23 अरब रुपया या 96%। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, क्योंकि सूबों के अंदर तनख्वाहें काफी ज्यादा है, और चूंकि इनके पहले इनकी टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन कम थी तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इनके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा आ रहा है। वैसे इनका जो इजाफी इन्होंने जो पे किया वो 23 अरब रुपया है। और जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने 29 अरब रुपया पे किया, और पिछले साल से ये कोई 11 अरब ज्यादा या 63% ज्यादा है। ये है वो सारी सूरत हाल जिसके अंदर सैलरीड क्लास है, जो ग्रॉस इनकम के ऊपर अपना टैक्स पे कर रही है, जो हर तरह की सर्विसेज के लिए भी पे कर रही है, और उसके ऊपर जब कुछ ज्यादती हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अब सैलरीड क्लास को भी चाहिए कि जिस तरह एग्रीकल्चर फार्मर्स की लॉबी है, लैंडलॉर्ड्स की, ताजरों की लॉबी है, रियल एस्टेट की लॉबी, हम लॉबी तो नहीं बना सकते, कोई एसोसिएशन नहीं बना लगता है कि हमारे कानून के अंदर भी एक छोटा सा फ्लॉ भी नजर आता है। मसलन अगर आप बिजनेस पर्सन है, आपके पास तो फिर वो अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप जितने कमाएंगे तो उसको आप अपनी अकाउंटिंग को ठीक ठाक करके उसमें सैलरीज में अखराजात में डाल के एक्चुअली जो आपकी वो टैक्सेबल इनकम निकलेगी वो बिल्कुल बहुत थोड़ी सी होगी। और लेकिन ये जो क्योंकि अखराजात तो सैलरीड पर्सन भी करते हैं, लेकिन वो गुंजाइश हमारे पास नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल में इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि UN की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें आप कह सकते हैं वन वर्ड कि अफगान तालिबान जो हैं वो बहुत बुरी तरह बेनकाब हुए हैं। वो कैसे बेनकाब हुए हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक मॉनिटरिंग टीम है और वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल है, जो हर साल में 2 मरतबा एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें पूरे दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोह हैं उनकी एक्टिविटी से मुतालिक। तो ये रिपोर्ट इस हफ्ते जारी हुई है। UN सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग कमेटी की टीम की 35th ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में 24 सफ़ात पर ये जो मुश्तमिल रिपोर्ट है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन से मुतालिक जो इंकशाफात किए गए हैं वो बहुत होशरुबा हैं, और 2-3 उसके पहलू हैं, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह अफगानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो ठिकाने हैं। लेकिन अफगान तालिबान उसको मुस्तरद करते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन अब जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की ये रिपोर्ट है उसमें जो इंकशाफ किया गया है और ये जो
पीरियड उसने कवर किया है 1 जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक। तो उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है और 600 से ज़्यादा अटैक हुए हैं, टीटीपी की तरफ से किए गए हैं। और ये कहा गया है कि अफगान टेरिटरी से भी हुए हैं जो कुछ हमले। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शहबाज इसको नोटिस करने वाली कि तालिबान, जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान जो हैं वो टीटीपी को लॉजिस्टिक, ऑपरेशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो टीटीपी का चीफ है और उसकी जो फैमिली है नूर वली महसूद, उसको महाना वो 30 लाख अफगानी या जो डॉलर में कन्वर्ट करें तो 43,000 डॉलर बनते हैं, वो भी उनको फराहम कर रहे हैं। ना सिर्फ वो ये कह रहे हैं बल्कि टीटीपी ने हालिया अरसे में नए ट्रेनिंग सेंटर्स भी इस्टेब्लिश किए हैं कुन्नड़, नंगरहार, खोस्त और पक्तिका में। और इसके साथ साथ जो नए मजीद जो लोग वो शामिल कर रहे हैं उसकी रिक्रूटमेंट कैंपेन को भी उन्होंने तेज किया है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अलकायदा के साथ और उसके अलावा अफगान तालिबान के साथ क्लोजली लिंक्ड है, उनके साथ काम कर रहा है। और एक और जो रिवीलिंग चीज़ सामने आई है, एक तहरीके जिहाद पाकिस्तान नामी ये ग्रुप 1-2 साल पहले मंजरेआम पर आया था, कुछ उन्होंने अटैक्स क्लेम किए थे। यूएन की इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि ये बुनियादी तौर पर टीटीपी, अफगान तालिबान और अलकायदा का एक इत्तेहाद है जिसके तहत वो पाकिस्तान में हमले करते हैं। तो और भी इसमें बहुत आई ओपनिंग आई थिंक रेवलेशंस हैं, बट दिस शोज कि जो पाकिस्तान कहता है कि जी अफगानिस्तान की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो यूएन भी अब उसको इंडोर्स कर रहा है। और ये पहले के मुकाबले में ये रिपोर्ट ज्यादा इसके अंदर डिटेल्ड है, ज्यादा एविडेंस सामने आया है। काबिल, इसमें दो चीजें जो मुझे लग रही हैं। पहली बात तो ये कि आप क्या समझते हैं कि अब अफगानिस्तान के अंदर भी, अफगान तालिबान में एज अ होल हमें बाहर से तो एक नजर आते हैं, उनके अंदर भी ग्रुपिंग है। एक जो कंधार कैंप है गालबन, यू नो बेटर देन आई डू, और दूसरा जो हकानी नेटवर्क है। तो इस केस में ये जो सपोर्ट दी जा रही है टीटीपी को, ये एज अ होल अफगान तालिबान की तरफ से दी जा रही है या इनका कोई मखसूस ग्रुप है जो उनको बैक करे? इस हवाले से इस रिपोर्ट के अंदर कोई जिक्र है? इस रिपोर्ट में तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये बात बिल्कुल है कि जो अफगान तालिबान के दरमियान इख्तलाफात हैं, कंधारी ग्रुप में जिसको अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला जो हैबतुल्लाह खुनज़ादा लीड करते हैं, हकानी नेटवर्क की बात होती है। फिर काबुल में जिन लोगों ने दोहा डील साइन की थी, फिर गजनी ग्रुप के बारे में भी कहते हैं। इनमें ज़रूर इख्तलाफात है। मसलन एक जो ग्रुप है, जो मॉडरेट फैक्शन है, जो काबुल में ज़्यादातर बैठते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें दोहा मुआहदे के तहत दुनिया के साथ अगर चलना है तो अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना होगा और ये जो मुख्तलिफ मलेशिया या दहशतगर्द ग्रोह हैं इनको डिसार्म करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कंधार में बैठी क़यादत है, जो ज़्यादा रिजिड हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारा बेसिकली तो हम इक़्तिदार में आए इसी बुनियाद के ऊपर है, ये हमारी आइडियोलॉजी है, तो इसकी वजह से वो उन ग्रुपों को सपोर्ट करते हैं। इसमें जो एक और फैक्टर हाईलाइट किया गया, मसलन टीटीपी के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करती अफगान तालिबान, ना अलकायदा के खिलाफ वो करते हैं। दाइश क्योंकि अफगान तालिबान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनके खिलाफ वो ज़रूर कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में जो इंकशाफ किया गया है कि दाइश की इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है अफगान तालिबान में, और जो नॉन पश्तून एलिमेंट्स हैं, कई ताजिक्स हैं। मसलन एक हमले का जिक्र किया गया है बामियान में, पिछले साल एक हुआ था कोई टूरिस्ट के ऊपर जो दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की थी। उसमें एक तालिबान का एक ताजिक कमांडर था, वो भी मुलव्वस था, और उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया। वैसे तो हमारे यहाँ भी कुछ लोग तालिबान को बड़ा अच्छी तरह से देखते हैं कि ये जी इस्लामी निज़ाम लेके आए हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वहाँ पर करप्शन भी है। करप्शन भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये जो अफगान तालिबान के अंदर लोग हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं दाइश को। फिर एक और जो फैक्टर है कि बदख्शां सूबा, कुंदूस वगैरह में वहाँ पर जो एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं या तालिबान ने जो पोस्ट की काश्त के खिलाफ कार्रवाइयाँ की थी, वहाँ के जो लोग हैं वो भी सपोर्ट फराहम कर रहे हैं दाइश को। और इसमें जो एक और जो पाकिस्तान, आपको पता है कि जब पाकिस्तान ने ये कहता है, दबाव डालता है टीटीपी के ऊपर कि कार्रवाई करें आप टीटीपी के खिलाफ अफगान तालिबान के ऊपर, तो अफगान तालिबान का एक नया नैरेटिव, वो कहते हैं कि जी टीटीपी तो यहाँ नहीं है, लेकिन जो दाइश है वो बुनियादी तौर पर अब पाकिस्तान की प्रॉक्सी है। उनके ट्रेनिंग कैंप्स बलूचिस्तान में हैं, उनके केपी में हैं, और वो बंदे रिक्रूट कर रहे हैं और हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो दाइश है उसने एक कोशिश की थी, उसका जो एक्सटर्नल विंग है, पाकिस्तान में तरबियती कैंप एस्टेब्लिश करने की, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको सक्सेसफुली फॉयल किया है और कम से कम 3 उनके जो दाइश के बड़े सरकर्दा जो कमांडर्स थे उनको गिरफ्तार किया है। तो ये अगेन यहाँ पर जो अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि शायद हम
दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स यहाँ पर हैं। यूएन की जो रिपोर्ट है उसकी भी नफी कर रहे हैं। कामरान, इसके अंदर जलील अहमद हक्कानी की जो उसकी हलाकत, खलील रहमान हक्कानी की, उनके हवाले से भी जिक्र है। उसका क्या बैकग्राउंड है और किस रेफरेंस से ये जिक्र है? दूसरा जो मलावी रजब, उनका भी इसमें जिक्र किया गया। ये तो जो पर्सनैलिटीज हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस रिपोर्ट के अंदर? खलील रहमान हक्कानी का आपको पता है कि वो रेफ्यूजी के मिनिस्टर थे और जो हक्कानी नेटवर्क के सरबराह हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उनके ये चचा थे। और उनको आपको पता है कि पिछले साल दिसंबर में अपने ही काबुल में अपनी जो वजारत में एक खुदकुश हमले में उनको मार दिया गया था और उसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो जिक्र कर रहे हैं कि जो इस हमले से हुआ क्या है कि वो अफगान तालिबान तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने दाइश को एलिमिनेट कर दिया है। तो यूएन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो जो कुछ अरसे से एक डिप आया था कि अटैक्स नहीं हुए अफगानिस्तान में दाइश की तरफ से, तो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी अफगान तालिबान ने ये बताने की कोशिश की कि ऑल इज वेल, बट इस हमले ने यह साबित किया कि नहीं, दाइश इज स्टिल वेरी मच एक्टिव इनसाइड अफगानिस्तान। इसमें एक और जो सबसे पाकिस्तान से मुतालिक अहम पहलू है कि एक तरफ तो टीटीपी हमारे लिए खतरा है, इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, फिर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जिससे चीन को खतरा है, फिर बलोच लिबरेशन आर्मी और उसका जो सुसाइड विंग है मजीद ब्रिगेड, इनका आपस में जो नेक्सस है इसके बारे में भी बात की गई है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसी रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है कि मजीद ब्रिगेड को, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान चाहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक जो फहरिस्त है जिसमें दहशतगर्द तंजीमें शामिल होती हैं, पाकिस्तान की, चीन की भी ख्वाहिश है उसमें शामिल किया जाए। लेकिन जो कुछ मेंबर कंट्रीज हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका ख्याल है कि इसके हवाले से अभी जो शवायद हैं वो काफ़ी नहीं है कि मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया जाए। और यहाँ पर आपको पता है कि एक जियो पोलिटिकल और जियो पॉलिटिक्स जो है वो भी प्ले हो रही है, क्योंकि मजीद ब्रिगेड जिस तरीके से पाकिस्तानी और चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, आपको मजीद सबूतों की उसके हवाले से जरूरत नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।